वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले काफ़ी लंबा मैंने इंट्रो आपको दिया और जो खान साहब का जो आज की स्पीच रही, क्या वाकई वो स्पीच आवाम को मुतमईन करती हुई दिखाई देगी। स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराया जा चुका है। फयाज साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, क्या कहेंगे? एक तो खान साहब की स्पीच जो कि काफ़ी मोटिवेटिव स्पीच देखी जाती है, लेकिन उसका सोशल मीडिया पे भी बड़ा हमने देखा मजाक बनाया जाता है और फिर उनको कहा जाता है कि ये सब कुछ भी कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि महंगाई अपनी उरूज पर पहुंची हुई है। क्या कहेंगे, वाकई इत्तेहादी मुतमईन है? क्योंकि अवाम तो शायद कहीं मुतमईन दिखाई नहीं दे रही है। मसाइल भाई, बात यह है कि इत्तेहादी होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि हम हर चीज़ में शरीक हैं। हमारे पार्टी का मौक़िफ़ है जो हमारे सरबराह ने बिल्कुल वाज़ह करके दिया हुआ है कि हम उतना ही बोझ उठाएंगे जितनी हमारा शेयर है। सही। जहाँ तक महंगाई के ताल्लुक है, महंगाई के ऊपर तो कोई इसको डिफेंड कर ही नहीं सकता है, इसमें दो राय नहीं है। इवन ये को हुकूमत खुद कहती है, वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि जी कि महंगाई है, ठीक है ना। अवाम को रिलीफ देना सूबाई और वफाकी हुकूमतों का जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ कि इत्तेहादी होने से ये मैं तहरीक इंसाफ का वकील नहीं हूँ, मैं अपने पार्टी का मौक़िफ़ देने आया हूँ। बात यह है कि इसमें जितना वफाकी हुकूमत का अमल दखल है इस महंगाई में, उतना ही सूबाई हुकूमतों का भी है, ठीक है। मैं एक सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ आपको। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले 13 साल से है। प्राइस कंट्रोल कौन करेगा? ये एसी डीसी वगैरह जो है, ये कमिश्नर जो है, इनसे एक अंडे का भाव जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता, इनसे मुर्गी के दाम कंट्रोल नहीं होते, इनसे दूध की कीमत आज तक मुतय्यन नहीं हो सकी। पर वो तो सारी चीज़ों का मलबा पेट्रोल पे डालते हैं। पेट्रोल हर चीज़ पेट्रोल डालते हैं। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक म्यूचुअली जो है ना, सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों का इसमें कसूर है। अगर कुछ चीज़ें कीमतन बढ़ रही हैं, चलो ठीक है, चीनी 90 रुपये है पंजाब में, यहाँ 120 रुपये कराची में क्यों है? ये कौन कंट्रोल करेगा? सही। तो जितना वफाकी हुकूमत का कसूर है, अगर इस कसूर समझ लें, तो इससे ज़्यादा जो है सूबाई हुकूमत का भी। सही। आखिर ये जो जितना भी इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है अपना एडमिनिस्ट्रेशन का, इनका काम क्या है? ये क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? कि किसी ज़माने में प्राइस लिस्ट लगा करती थी, अभी ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है ना, ये सूबाई हुकूमत का काम है। बिल्कुल, सूबाई हुकूमत का काम, ठीक है। कहीं लगती है आपको प्राइस लिस्ट लगी हुई, कहीं आपको चेक एंड बैलेंस है, कहीं आपको कंट्रोल हो रहा है। जिसका जो काम है वो काम नहीं कर रहा, दूसरे कामों में लगा। आपने देखा कि जहाँ प्राइस लिस्ट लगी है, प्राइस लिस्ट के मुताबिक वहाँ कीमतें ली जा रही हैं? आपने ऐसा देखा कहीं? ऐसा भी कभी नहीं है। बात ये नहीं, बात ये कि किसी का भी दौर हो, सिंध हुकूमत का या एमकेएम का दौर रहा, मसाइल भाई, कमिश्नरी सिस्टम यहाँ पे बहुत मजबूत है सिंध के अंदर कम से कम। अब जितना इन्होंने ये लोकल जितना इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम बनाया हुआ है, ये किस लिए बनाया हुआ है? क्या ये डिप्टी कमिश्नर्स या ये कमिश्नर ये सिर्फ बिल्डिंगें चेक करेंगे? 1-2 साल का तो प्राइस कंट्रोल नहीं करेंगे। तो 1-2 साल का तो बिगाड़ नहीं है ना, आपके टाइम पे भी ऐसी सूरत हाल नहीं है। बात बिगाड़ की नहीं है, बात ये है कि महंगाई के ऊपर दो राय नहीं है। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफेंड कर रहा हूँ कि आप किरदार का तयन भी तो करें। आप जिसका जो रोल है वो उसको अदा करना चाहिए ना। सूबाई और वफाकी हुकूमतें दोनों एक जैसी जिम्मेदार। आपको लग रहा है जो वफाकी हुकूमत का रोल है वो अदा कर रही है, खान साहब अपना रोल अदा कर रहे हैं पीएम होते हुए? मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि वो महंगाई नहीं है। ऐसी रोल के तौर पे महंगाई है। देखिए, हमारी पार्टी का, वो खुद कहते हैं महंगाई है, फिर भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का इंडिया देगा। हमारी पार्टी का मौकिफ क्या है? हमारी पार्टी जो है इस बात पे बिलीव करती है, हम ये समझते हैं कि 80% आवाम को इस आदाद और शुमार के गोरख धंधे से कुछ नहीं लेना। सही, बिल्कुल। 80% आवाम को कुछ मतलब नहीं है कि आपके रिजर्व कितने हैं। बिल्कुल। 26 अरब, 28 अरब है, 50 अरब है, उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए बस। आप 80% आवाम को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, आपका जीडीपी कितना है, आपका ये डॉलर गेम जो खेला जाता है इसका क्या मतलब? 80% आवाम को इससे मतलब नहीं है। 80% आवाम को जो है सिर्फ अपने दाल चीनी और घी से मतलब है। ये चीजें जो है हुकूमतों की जिम्मेदारी है। और हम तो हुकूमत की जिम्मेदारी तो थी ना, हुकूमत ने तो ये भी छीन लिया, लंगर खाने खोल दिए कि वहां जाके आप लूट के खाओ। देखिए, अभी जो हालिया इन्होंने इजाफा किया था पेट्रोलियम की कीमतों में, हमने इसकी मजम्मत की है। हम इत्तेहादी हैं, लेकिन जो चीज़ हमें गलत लगती है हम उसकी बर वक्त मजम्मत करते हैं कि ये चीज़ गलत है। लेकिन कुछ होता है उस मजम्मत का? इत्तेहादी होने के बाद भी आपको सीरियस लेते हैं पार्टी के अंदर? फिर नहीं तो बात क्या है, आप क्या समझ रहे हैं कि हम कोई मारने थोड़ी खड़े हो जाएंगे? मारने की बात तो नहीं है, पॉलिटिकल तरीके से तो इशू को सॉल्व किया जा सकता है कि इसमें हम लोग जितना इसमें वज़ीर आज़म तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचा सकते हैं, अवाम की राय वो हम पहुँचाते रहते हैं। पहुँचाए, आज पहुँचाए, मीटिंग थी खान साहब के साथ, क्या पहुँचाया?
क्या तासुरात पहुंचाएगा? हमने देखें, ये तो ये जो हालिया इन्होंने टीएलपी के साथ और ये जो पिछले दिनों क्राइसिस चले पॉलिटिकली, इसके ऊपर एतमाद में लिया हमें कि भाई हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। और बाकी जहाँ तक जब भी हमारी मीटिंग होती है वज़ीर-ए-आज़म के साथ, हम जो अवामी इश्यूज़ हैं उनको बिल्कुल थॉरली डिस्कस करते हैं। ठीक है, महंगाई का हवाले से हमने कई दफ़ा मीटिंग के अंदर हमने बताया कि ये इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए। यही हम सूबाई हुकूमत को भी कहते हैं। पर सीरियस लिया जाता है बिल्कुल, आपकी राय को? नहीं, सीरियस लेना या ना लेना, हमने कहा ना कि हमारा मौक़िफ़ ही हमारे इत्तेहादी में हमारे पार्टी का मौक़िफ़ ये है, जितना बोझ उतना बोझ उठाएंगे जितना हमारा शेयर है। बता दिया खान साहब को हमने कितना बोझ उठाया या कितना उठा सकते हैं? बिल्कुल, हमारे सरबराह ने कहा है, खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इतना ही बोझ उठाएंगे जितना हमारा शेयर है। और अगर ज्यादा बोझ दिया गया तो अलग हो जाएंगे? नहीं, हम बोझ नहीं उठाएंगे। तो अलग हो जाएंगे फिर? वो हमारे अभी हालिया दिनों में मेरा ख्याल है कि ये बात हमारे पार्टी के सरबराह ने भी खुद भी कही है कि जो हालात वो चल रहे हैं जिस तरीके के, हम खुद भी हमारी राब्ता कमेटी तो पिछले 3 साल से सुनते हुए आ रहे हैं। राणा साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले मैं आयशा इकबाल साहबा को लाइन पे लिया है हमने, स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एमपी हैं पीटीआई पंजाब से। मैं राणा साहब आपकी तरफ आऊंगा अभी। आयशा इकबाल साहबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पीटीआई, क्या वाकई हम ये देख रहे हैं खान साहब एक मुल्क के वजीर आजम के तौर पे आज उन्होंने स्पीच शायद दिखाई नहीं दिया हमें कहीं, एक पीटीआई चेयरमैन के तौर पे दिखाई दी, जो कंटेनर पे उन्होंने जिस तरह से खड़े होकर बिल जलाए, और अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं महंगाई करता हुआ, मैं पेट्रोल महंगा करने जा रहा हूँ, मजबूरी है हमारी, हमें करना पड़ेगा। एक वजीर आजम इस तरह से मजबूरी का इजहार करे, शोभा दे रहा है उन्हें? आयशा इकबाल साहब, आवाज आ रही है आपको हमारी? वही हमें दिखता है जी। तो पहले हमें अपने आंखों पे जो बंधी हुई पट्टियां हैं उसको खोलना पड़ के फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से उनको देखना चाहिए। आयशा साहबा, 3 साल हो गए, अवाम ने पट्टियां तो उतार दी हैं। मैं आप मुझे आप बोलने दीजिए। मैंने भी खामोशी सब बातें सुनी है, लिसन टू मी। खान साहब की स्पीच जो है वो बिल्कुल उन्होंने अपनी पॉलिसीज बयान की हैं, और गवर्नमेंट का काम भी जो होता है पॉलिसी देना होता है। खान साहब की जो बात है वो आपको अगर उस स्पीच से ये जाहिर बात है, थोड़ा आप अंडरस्टैंडिंग लेवल चाहिए उस स्पीच को समझने के लिए। तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट की क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं और किस तरह पॉपुलेशन को वो रिलीफ भी कैसे दे रहे हैं। ठीक, दोनों चीजें उन्होंने 2 हिस्से तकरीर के, अगर आप गौर से सुने सही, तो उसमें एक उन्होंने बताई है कि लॉन्ग टर्म उनकी क्या पॉलिसीज हैं, राइट, और सेकेंडली उन्होंने बताया है कि वो कैसे रिलीफ दे रहे हैं और क्या हालात हैं। सही। अच्छा, अब जहाँ तक अभी भाई बात कर रहे थे महंगाई की, एक कॉमन मैन भी ये बात समझता है कि महंगाई की रीजन होती है डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल, राइट। ये जो हमारी आबादी 22 करोड़ की गई है, ये 3 साल में नहीं गई। ठीक, फिर हमारे दौरे हुकूमत में ना डीएचए बने हैं, ना हमारे दौरे हुकूमत में बहरिया के बड़े बड़े 8-8 कनाल के बंगलाज बने हैं। सही। जितनी एग्रीकल्चर लैंड थी पंजाब की, जहाँ पे कभी खेत होते थे, चाहे वो गुजरांवाला है, चाहे वो वजीराबाद है, चाहे वो जेलम है, सारी ज़राई जमीनों को पे सोसाइटियां बना दी। ठीक। ये अब खान साहब की जो पॉलिसी है, कहीं हमारे मुल्क में इससे पहले ये लफ्ज किसी ने सुना था वर्टिकल ग्रोथ का, कि अब जिस तरह रावी रिवर के किनारे वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, या लाहौर में परमिशन दी गई है कि आप। आयशा साहबा, कतई कलामी की माजरा चाहूँगा, ये तो हम इस बात को नो डाउट कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो कि सुनने को मिले हैं, जो इससे पहले हमें गुज़िश्ता अदवार की हुकूमतों में सुनने को नहीं मिले। एक तरफ खान साहब ने आपने बताया कि जिस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिसी बयान करी, क्या खान साहब की ये पॉलिसी थी कि उन्होंने कहा कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई आधी कर दूंगा जब ये 2 खानदान जो लूटा गया पैसा बाहर लेकर गए वापस आ जाएं? ये इस चीज से मशरूत करना क्या सही था? दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की फरोख्त में बहुत फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फरोख्त बढ़ी है। अब क्या सड़कों पर ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई दें हम? नहीं, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, ये क्या है, सब कुछ कितनी उनकी प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हुई है मोटरसाइकिल की, गाड़ियों की, ट्रैक्टरों की। मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर है, मैं आपको भी, आप मुझे बोलने दे। तो फिर आयशा साहबा, उस ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियों के अंदर पानी डालें, पेट्रोल भी तो महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल, अभी भी मैं बाहर से आई हूँ, ट्रैफिक जैम है हमारे। अब ये बताइए, हुकूमत में लाहौर की बात करती हूँ, ऑरेंज ट्रेन बनी हुई है, मेट्रो बनी हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अवाम नवाब है, अवाम के पास पैसा है तो पेट्रोल गाड़ियां निकाल। अच्छा, मतलब पीटीआई ने देख लिया कि अवाम के पैसा है तो वो पेट्रोल महंगा करके पैसा निकाल लो उनके पास से? नहीं, पैसा निकाल नहीं लेंगे। आप ये देखें, दुनिया में
दुनिया में गवर्नमेंट क्या क्या, बाहर अमेरिका में देखे कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे आप अकेले गाड़ी नहीं लेके जा सकते, कम से कम 4 लोग गाड़ी में। सैन फ्रांसिस्को में ऐसी कितनी सड़कें हैं, सही, वॉशिंगटन बिल्कुल में ऐसी कितनी सड़कें हैं बिल्कुल। कि जहाँ लोग सारी जो है लोग। ठीक है आयशा साहब, कौम को आपकी आवाज ख्वाहिशगारी थोड़ी की तरफ जाना थोड़ी सी चाहिए। कट रही है। राणा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्या नहीं, वाकई आप ऐसा मेरी है? बात मैं आयशा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा। राणा साहब को थोड़ा टाइम दे दूं, पीपल्स पार्टी से उनके ताल्लुक है। राणा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक तो सबसे पहले फयाज साहब ने कहा कि सूबाई हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, कुछ उनके भी काम बनते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात, खान साहब की जो स्पीच, उन्होंने कहा कि जो 2 खानदान हैं पैसा चुरा के बाहर ले गए हैं वो वापस ले आए तो मैं महंगाई आदि कर दूंगा। इस चीज से मशरूत कर देना, वापस ले आए फिर आप पैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुताहिर भाई आपका, आपके चैनल का। खान साहब बड़े सादिकुल अमीन हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख के एक अजब रंगीला वज़ीर आज़म हैं और इनकी गुफ्तगू का सानी नहीं है। ये कल खान साहब ही तो कह रहे थे कि जब बिजली के बिल के टैरिफ पैसे बढ़ते हैं तो हुक्मरानों की जेब में जाते हैं, जब आटे पे पैसे बढ़ते हैं तो हुक्मरानों की जेब में जाते हैं, दवाई पर पैसे बढ़ते हैं तो हुक्मरानों की जेब में भी यही हाल है। मैं आपको टोटल बात कर रहा हूँ, कल खान साहब ही तो कह रहे थे। तो आज जब महंगाई हो रही है और जो बुलंद सतह पर महंगाई पहुंची है, तो खान साहब को हमको बताएं कि पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं। ठीक है जी, अब साहब का हुक्मरान गलत थे बकौल खान साहब के कि वो चोर थे, डाकू थे, जो भी थे। आप सादिकुल अमीन हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं और आपको इख्तिदार सौंपा गया, आप वज़ीर आज़म हैं, तो आप साबित करके बताते कि हाँ जी वो वाकई ही वो गलत लोग थे और मैं सादिकुल अमीन और एक अच्छा इंसान हूँ। और आप ये देखिए कि मैं उस वक्त चीनी 54 रुपये किलो थी, आज 40 रुपये किलो हो गई या 30 रुपये किलो हो गई। आटा उस वक्त 40 रुपये था, आज 20 रुपये किलो हो गया है। दवाई जो है उस वक्त जो है वो अगर 10 रुपए की थी, आज 8 रुपए की हो गई है। तो वो बताते ना कौम को। तो बात ये है कि जब चोरी बंद हो चुकी है, सादिकुल अमीन हुकूमत में आ चुके हैं, चोरी बंद हो गई है, बैनुल अक़वामी पैसे भी आ रहे हैं, IMF से भी पैसे आए, इजाफी बिलों में भी पैसे आए, नहीं आ रहे ना। तो खान साहब वही कह रहे हैं, ये 2 गए? खानदान वापस ले आए, मैं कीमतें आधी कर दूंगा। अब थोड़ा सा सुन लीजिए। तो कह रहे हैं ना वो आप लोग पैसा ले आए। नहीं, जब चोरी बंद हो गई तो वो पैसे कहाँ गए? सऊदी अरब से पैसे आए, वो कहाँ गए? UAE से पैसे लिए, दुबई से पैसे लिए, ठीक है ना जी, कतर से पैसे आए, डैम फंड में पैसे आए, इजाफी बिलों में पैसे गए, वो पैसे कहाँ गए? और कर्ज आपने किसी को नहीं दिया अभी तक, वो सब तमाम रिशेड्यूल है और खजाना आप खाली बताते हैं, तो पैसे कहाँ हैं? पीपल्स पार्टी ने कोई फैक्ट निकाले इससे फिर? सर सुनिए, बात ये आती है कि खान साहब आप कहते हैं कि 2 आदमी चोर थे बकौल आपके। आपने इस कौम को बताया कि मैं एहतसाब करूंगा, तो आपने एहतसाब किया अक्रॉस द बोर्ड? आपने एहतसाब क्यों नहीं किया? आपने एहतसाब करके अक्रॉस द बोर्ड ईमानदारी से एहतसाब किया और आपने क्या रिकवरी की? हाँ, आपने एहतसाब के नाम पर इस कौम से झूठ बोला, इस कौम को बेवकूफ बनाया और आपने उसके ऊपर कमेटी दर कमेटी बनाकर एक बहुत बड़ा करप्शन की दीवार रास्ता खोल दिया। तो ये काबिल मजम्मत बात है खान साहब से। बिल्कुल अब आप करते हैं सिंध गवर्नमेंट की बात। देखिए जनाब, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटी होनी चाहिए और उसको अपना काम दुरुस्त करना चाहिए, जो हमें भी नजर नहीं आता, क्योंकि इसलिए कि गवर्नमेंट के रेट को कायम करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत को नजर नहीं आता सिंध के अंदर क्या हो रहा है? मैं आपसे जो बात कर रहा हूं तो मैं कहीं मैं उसी पे पूछ रहा हूं, सिंध हुकूमत को नजर नहीं आता सिंध में क्या हो रहा है? सिंध गवर्नमेंट की बात मैं उसी पे बात क्या कर तो रहा रहे हूं। हैं कि सिंध गवर्नमेंट फेल हो गई है इस काम में। मतलब वही मैं पूछ रहा हूं, सिंध हुकूमत को नजर नहीं आता। बोलने तो देना बाबा। राणा साहब अच्छे आदमी हैं। करूंगा ना सर। तो मुझे बोलने तो राणा साहब ने एक्सेप्ट कर लिया तो राणा साहब अच्छे आदमी। नहीं, एक्सेप्ट नहीं, बोलने तो देना। बात यह है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए और हुकूमत सिंध को सख्ती से इस पे अमल कराना चाहिए। जो अफसोस है, वो पता क्या काम कर रहे हैं? राणा साहब मैं बताया था, नाकामी है। वो काम क्या कर रहे हैं? इसको मैं आपकी तरह इंतहाई ज्यादा इसी सवाल पूछूंगा। सख्त होना चाहिए। जो भी चीज जहां पर अगर 1 रुपया किलो है और वो चीज मिल रही है 15 रुपए किलो, ये काबिल मजम्मत चीज है। डिप्टी कमिश्नरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि पूरा सर्वे होना चाहिए। इस चीज पे हुकूमत सिंध को
एक्शन लेना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल कमेटी का किरदार उस अंदाज में नजर नहीं आता जिसमें आना चाहिए। मतलब जो कहीं ना कहीं महंगाई है। हुकूमत फेल हो गई है, नहीं, देखिए, सिंध में फेल कहीं ना नहीं है। कहीं फेल हो गई नहीं, मईशत को फेल नहीं स्टेबल है, करने के लिए। फेल नहीं है, सुस्त रवि है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए अवाम, तो जहां सुस्त रवि होती है वहां फेल भी जो हो जाता है। फिर मेरी बात सुनिए, अवाम की उम्मीदें हुकूमत वक्त से होती है कि जी हमें ये चीज सस्ती मिलेगी, ये चीज महंगी है, इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, सिंध हुकूमत देखिए, को बात मान ये है। फैयाज साहब मैं आपकी हाँ। तरफ आऊंगा। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब ने ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये बात कर रहे हैं, खान साहब ने जिस तरह से कहा कि मैं महंगाई आधी कर दूंगा, ये जो दो चोर थे, दो खानदान थे चोर, ये पैसा बाहर ले गए वापस ले आए तो मैं महंगाई आधी कर दूंगा, ले आए वापस, मुल्क में सस्ताई हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। फिर सिद्दीक साहब आवाज आ रही है आपको हमारी? गालिबन उनसे राब्ता उनका नहीं हो पा रहा। फैज़, मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्या वाकई ऐसा है कि जो चीज़ें हैं खान साहब ने गिनवाई, एक तो वापस लाने से जो मशरूत करने की बात कर दी, और फिर दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह से देख रहा हूँ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं कि फ़रोख्त में इजाफा हो रहा है, ट्रैक्टर में, मोटरसाइकिलों में, गाड़ियों में। अब क्या सड़कों पर ट्रैक्टर चलाते पड़े पानी डाल के? मुजाहिद भाई, आपकी सवाल का जवाब देता हूँ मैं। फिर तुमने राणा साहब की जो है बात को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। देखिए, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ये जो एसीज है, ये जो प्राइस कंट्रोल है या ये जितना भी महंगाई के ऊपर काम करना है, ये इनकी जिम्मेदारी, बुनियादी जिम्मेदारी है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एसी वगैरह मालूम है क्या काम कर रहे हैं? वो केबीसी का काम कर रहे हैं, एसबीसी का काम कर रहे हैं, वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जगह पे काम कर रहे हैं। इसमें ताज्जुब की तो बात ही नहीं। अब तो कराची में रहते हुए इतनी अच्छा, अब बात ये है कि उनके लिए, अब देखें, जिनका जो काम है ना, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अथॉरिटी जो है, वो तो एक तरफ बैठी तमाशाई बनी हुई है, और जो एसी, डीसी और ये जो कमिश्नर का जो स्टाफ और ये लोग हैं, अब ये बिल्डिंग के जो है ना इंस्पेक्शन करते फिर रहे हैं, ये तोड़फोड़ करते फिर रहे हैं, जो इनका काम नहीं है। ये प्राइस कंट्रोल थोड़ी करेंगे, इनको तो बिल्डिंगें देखनी है, इनको तामीरात की तरफ ध्यान देना है, इन्होंने तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम करना है, केडीए का काम करना है, ये तो केएमसी का काम करेंगे। ये वो जो जिले इंतजामिया का काम है, जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो नहीं करेंगे। ये लत कब लगी है? ये असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी वगैरह, ये तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए। बस 1.5-2 महीने से नहीं, उनकी जो काम है वो अलग है। ये 1.5-2 महीने से जो है, ये कोई नोटिफिकेशन निकाला है बल्दियात, महकमा बल्दियात ने, कि वो जो एसी, डीसी और जो कमिश्नर जो है, ये कराची में बिल्डिंगें देखेंगे। एक अथॉरिटी कायम है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कायम है, उसको तो इन्होंने डब्बे एक तरफ रख दिया है, और अब एसी, डीसी जो है, वो तमाम लोग जो है वो कराची के अंदर। इस पे नून लीग से मौकफ ले लेते हैं। सिद्दीक साहब ने, मैं दोबारा ज्वाइन किया, मैं आपकी तरफ आता हूं दोबारा। फयाज साहब, सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आज जिस तरह से बात कर रहे हैं खान साहब की तकरीर के ऊपर, उन्होंने दो चीजों से मशरूत, एक चीज से मशरूत कर दिया है, और उसमें दो खानदानों को उन्होंने जिक्र किया है कि जो खानदान छोड़ते पैसा वापस लिया, मैं महंगाई आधी कर दूंगा। ये जो मशरूत कर दिया उन्होंने पैसा लाने से, वापस लाने से, ले आए पैसा पाकिस्तान के अंदर, थोड़ी महंगाई कम हो जाएगी इस बहाने। सिद्दीक साहब को हमारी आवाज आ रही है? सिद्दीक साहब को हमारी आवाज आ रही है? गालिबन तकनीकी वजूहात के बिना पर राब्ता मुनक़ता हो गया। फैसल, मैं आपकी तरफ आऊँगा, पीटीआई से मौक़िफ़ ले लेता हूँ। पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आयशा इकबाल साहबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या जिस तरह से उन्होंने दो खानदानों से बात को मशरूत कर दिया कि मैं महंगाई जब कम करूंगा जब ये दो खानदान चोरी किया गया पैसा वापस लाएंगे, तो खान साहब छोड़ दें फिर ये तमाम चीज़ों, महंगाई की बातें करना छोड़ दें, फिर इन लोगों के पीछे लग जाएंगे, पैसा वापस ले आए, पैसा वापस ले आए। मैं ये कहूंगी कि काश आप इस तकरीर के अच्छे पहलू देख सकें और उनके ऊपर हम बात कर सकें। राइट, सही। हमारा ये बहुत नेगेटिव हमारा, और ये चीज जो है ना, ये ट्रांसफर होती है, जो मीडिया पे बात होती है, ये पूरा पेनिट्रेट करती है, नीचे मुआशरे तक पे असरात लाती है। तो हमारे जो टॉक शोज हैं, इसमें हम किसी चीज के अच्छे पहलुओं को भी देखना चाहिए। उस तकरीर में जिस तरह मैं उसका तज्जिया कर रही हूँ, उसका मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज
परफेक्ट है, लेकिन हमें एक तो बात है कि रीजंस की बात करनी चाहिए, सॉल्यूशंस की बात करनी चाहिए। सही। आपको पता है बांग्लादेश में जब बिजली महंगी हुई थी तो उनके सारे लोगों ने दफ्तरों में सूट पहनना छोड़ दिए थे और एसी चलाने बंद कर दिए थे। सही। कौमें जो है ना इस तरह तरक्की करती हैं। हमारी कौम को चाहिए भी सब कुछ, ठीक है, एसी। अब ये सारा जो है एक वक्त होता था, अभी भी आप ये देखिए हर घर में 4-4 गाड़ियां, कि हमारी कौम जो है तरक्की इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं आ रही। हमारे जीडीपी जो है, जिस मुल्क का जीडीपी आयशा साहब, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ। एक घर में 4 गाड़ियां, यहाँ तो लोगों के पास अब कराची में घर नहीं रह गए, बेचने पे मजबूर हो गए लोग। हमारे तो वजीर आजम का 300 एकड़ का घर है आयशा मैं भी अभी बीवी, कराची होके आई हूँ, और ऐसी 20 बात नहीं कि गाड़ियां हम उनके उसमें कराची खड़ी आई हैं। जी जी जी। कि या हमें पता नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें सबसे बड़ी जो वजूहात हैं। आप 2 मिनट के लिए बात कर लें, मैम ने भी यानी आटा 1 रुपए किलो भी खरीदा है, और अब हम जिस भाव खरीद रहे हैं वो भी हमें पता है, लेकिन ये कोई 3 साल में नहीं हुआ। सबसे बड़ी आपकी वजह है आपकी पॉपुलेशन। बांग्लादेश और इंडिया इस वक्त 1% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, आपकी आबादी बढ़ रही है 2.4% के। आप इस तरह कोई भी आ जाए, खान साहब आ जाए या कोई और भी आ जाए, मुझे कोई महंगाई रोक के दिखा दे तो मैं उसको मानूंगी कि जिस मुल्क में डिमांड ही नहीं है हमारा। ठीक है आयशा साहब, मैं आपकी बात सुनिए, मैंने खान साहब की तकरीबें सुनी है। चले, मैं मानता हूं उन्होंने अच्छाई भी की है, कुछ चीजें अच्छी भी की हैं, कुछ चीजें महंगी भी की हैं। जो चीजें महंगी हुई हैं, जिन चीजों की महंगाई है, जिस चीज की वजह से एक आम आदमी परेशान है, उसका सॉल्यूशन पेश किया क्या खान साहब ने अपनी तकरीर में? क्या उसका सोल्यूशन? ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन ही है ना जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है कि लोग स्मॉल बिजनेसेस की तरफ आए, लोग ठीक है, मतलब एक आम आदमी अपने पैर पे खड़ा ना हो, कर्जा ले ले, स्मॉल फाइनेंसिंग की तरफ, कारोबारों की तरफ लोगों को लाए हैं। फिर उन्होंने स्कॉलरशिप दी है कौम ताकि तालीम हासिल करे। आने वाले खान साहब की एक बात मैं बताती हूँ, आज से नहीं, हमें भी 12-15 साल हो गए उनके साथ। वो हमेशा आने वाले वक्त का सोचते हैं। कौमें खाली कौम को आटा दे के बस इस पे लगा दो कि बस तुम रोटी खाओ और पुरसकून रहो और मुल्क पे कर्जे चढ़ते रहे, राइट? ड्रग माफिया पे, सब चीजों पे काम हो रहा है। पर एक आम आदमी को इससे गर्ज नहीं है कि डॉलर की कीमत कहां पहुंच गई या हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, करंट डेफिसिट कितना है। उसको सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि मैं 2 वक्त की रोटी कैसे कमाऊंगा। आम आदमी को एटलीस्ट एजुकेट करना है। आम आदमी, वही बात है, जब तक आप अपनी पॉपुलेशन, और मैं मीडिया से दरखास्त करूंगी हाथ जोड़ के कि खुदा रहा के मीडिया, मौलवी एंड लीडरशिप, ये 3 चीजें होती हैं जो हम यही दुआ करते हैं कि अगले 2 साल साल आवाम शायद इस चीज से ही एजुकेट हो जाएं कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर महंगाई की वजूहात क्या है। सिद्दीक साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरी बात है, ये बहुत बड़ी रीजन है। आयशा साहब, मैं सिद्दीक फारूक साहब से मैं थोड़ा सा कमेंट्स ले लूं। मुस्लिम लीग नून के भी इस पर राय बनती है, क्योंकि जाहिर सी बात है खान साहब ने 2 खानदानों को इसमें कोट किया है। सिद्दीक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। बहुत शुक्रिया सबसे पहले जो प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। क्या कहेंगे आज जो खान साहब ने तकरीर करी, उसमें कहा कि 2 खानदान चोरी किया गया पैसा वापस ले आए और अपने जो महंगाई कम करने की जो बात है वो इन्होंने रिकवरी से मशरूत कर दी, ले आए पैसा वापस, पाकिस्तान में थोड़ी महंगाई कम हो जाएगी इस बहाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब लंदन तक तो गए, उन्होंने अपना बैरिस्टर एसेट रिकवरी के लिए लगा दिया और नैब को लगा दिया और सबका मुंह काला हो गया लंदन की अदालतों में। यहाँ जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, ख्वाजा बिरादरान की जमानत और शहबाज शरीफ साहब की जमानत में जो फैसला हाई कोर्ट ने लिखा है वो पढ़ लीजिए कि ये कर क्या रहे हैं। और अब अपने लिए 3-3 दफा इन्होंने ऑर्डिनेंस ये लेके आते हैं, समझ इन्हें आती नहीं है कि आज कुछ करते हैं, कभी सदर को इख्तियार है, कभी मुझे इख्तियार है, कभी फलां को इख्तियार है। और एक वैसे मैं अर्ज करूं, जो इन्होंने तारीखी पैकेज दिया है ना आज 120 अरब का, 13 करोड़ लोगों को 20 अरब रुपए माहवार, तो ये हुजूर 5 रुपए रोजाना का इन्होंने रिलीफ दिया है इन 13 करोड़ में से हर बंदे को। सही। रोजाना 5 रुपए रोजाना लें। और दूसरे हाथ से इन्होंने पेट्रोल जो महंगा किया है और जो घी और चीनी और ये बाकी, आपको पता है चीनी यहाँ आपके पास क्या किलो बिक रही है? सही। उनके अपने केपीके में 140 रुपए किलो आज बिकी है चीनी।
मुशर्रफ दौर में भी ये 120 रुपए बिक रही है। हाँ, तब भी और ये 140 रुपए था। अभी इन्होंने बात की है, अभी ये शायद मेरे ख्याल में इन्हें सब्र नहीं हो रहा। आशीष मेरे साहब ख्याल अब में उनके थोड़ा कमेंट सब्र सुन ले, उसके बाद फिर मैं आपको मौका दूंगा इस पे थोड़ा बात सब्र करने कर का। जाएं। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा जी हमने ज़राअत संभाली है। सही। इन्होंने क्या ज़राअत संभाली है भाई? हमारा दौर से इन्हें जब मिला तो इन्होंने गंदम फालतू थी एक्सपोर्ट कर दी, चीनी फालतू थी एक्सपोर्ट कर दी। आज ये 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। किस ज़राअत को इन्होंने सपोर्ट किया है? 8,500 रुपए की बोरी DAP की है। बाबा यही तो कहते हैं हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी कर दी है मुल्क की। किसान को डीजल 2 गुना कीमत में मिलता है, बिजली 3 गुना कीमत हो गई है किसान को। अच्छा, गैस जो है उसकी कीमत देख लीजिएगा, और बाकी इनपुट्स की कीमतें। ये कहते हैं कि हमने मकान के लिए और तामीर के लिए, भाई सरिया 1,10,000 रुपए टन था, 2 लाख रुपए टन हो गया है। सीमेंट की बोरी 500 रुपए की आई, अब ये 750 रुपए की बोरी है। और अब ये कहते हैं जी कि रोटी ना खाएं, आटा कहाँ पहुंच गया? देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, तो यही तो खान साहब का स्लोगन है, घबराना नहीं है, कुछ भी हो जाए भले। थोड़ा सुन लें। और इन्होंने किसान से गंदम 1,800 रुपए मन खरीद ली, दफा 144 लगा के। आज मार्केट में गंदम 24 से 2500 रुपए मन है, तो किसान को कितना फायदा दिया? मुस्लिम लीग नून के दौर में कितनी महंगी थी उस वक्त? तो शायद किसानों को एक फैक्ट्रीज के पास गन्ना ले जाके रख के एक हफ्ता एक महीना टरकाया जाता था कि आपको पैसा मिलेगा, सबर करें जरा। आप मुझे ये बताइए कि हमारे दौर में क्या चीनी 50 से 55 रुपए किलो नहीं मिल रही थी? सही। तो आपको कितनी मिली थी जी? आपकी हुकूमत जब आई थी तो उस वक्त कितनी थी चीनी? फिर चीनी उस वक्त, चीनी के मुख्तलिफ दौर, कुछ मुशर्रफ के दिनों में थोड़ी सी महंगी हुई, फिर वो मुनासिब हुई। हमारे दौर में, मैं अपने दौर की ये बात कर रहा हूँ कि आज से कंपेयर करें, 50 से 55 रुपए किलो थी। हमने भी गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई थी। तो मतलब हर हुकूमतों में महंगाई हुई है ना सिद्दीक साहब, मान के इस बात को, हर हुकूमत में महंगाई होती है, हर हुकूमत प्राइस बढ़ाती है कुछ ना कुछ करके। देखिए हमारे दौर में जब इसहाक डार थे तो एक वक्त डॉलर 113 रुपए गया, वापस फिर 100 रुपए पे आ गया, और 100 रुपए पे ही रखा। तो मतलब आप ये समझते हैं कि अभी इस वक्त किसी को जाना चाहिए तो डॉलर वापस आ सकता है कीमत पे अपनी? मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अगर हमारी अंदर पैदावार ज़राअत की बढ़े, हमारी बरामदात बढ़े, हमारा जो सी पैक है उस पे पूरी रफ्तार से काम शुरू हो जाए, हमारी मईशत ठीक हो जाएगी, तो डॉलर की कीमत कम होगी, रुपए की कीमत बढ़ेगी। जी ठीक है, डॉलर की कीमत तो शायद अब लगता नहीं कि कहीं किसी हद तक कुछ कम होती हुई दिखाई देगी। राणा साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक तरफ पंजाब और सिंध का रिजेंबल किया जाता है कि पंजाब में इतनी कीमतें कम हैं, सिंध में इतनी कीमतें ज्यादा हैं, कुछ 90 कुछ 120, बहुत 20 या 30 रुपए का फर्क दिखाई देता है। तो सिंध हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? अब पंजाब हुकूमत से कोई ले ले, कोई राय ले ले कि किस तरह से कंट्रोल किया उन्होंने? आपने सुना कि खैबर पख्तूनख्वा में 140 किलो चीनी है, तो पंजाब में सस्ती कैसे हो सकती है? मैंने आपसे गुजारिश की कि ये फेल हो चुके हैं, ये जो दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, इनके पास खुद कोई प्रोग्राम नहीं है। सिंध हुकूमत भी तो फेल हो गई ना, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुस्ती है सिंध हुकूमत की भी। मैंने आपसे कहा ना, इन्होंने कौम से झूठ बोला कि जी हमारे पास 200 लोगों की एक एक्सपर्ट टीम है। वो कहाँ है वो टीम? इनके पास कोई राब्ता करें हुकूमत से, राब्ता करें हुकूमत से, देखें जिस तरह उन्होंने पंजाब में कीमतें कम की, हमें नहीं बताएं, कौम को बताएं। जो कौम को ये बता रहे थे, ये कौम को जो उम्मीदें दिला रहे थे, ये कौम को बताएं, हमें ना बताएं। हम तो देख रहे हैं, आज भी तो उम्मीद दिलाई है कि पेट्रोल महंगा होगा। सर हम तो कह रहे हैं ना, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि खान साहब झूठे खान हैं, तैयार है पेट्रोल महंगा खरीदने के लिए? नहीं, बिल्कुल काबिले मजम्मत है, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस पे मुजाहिरे भी कर रही है, हमारा एहतजाज है इस महंगाई पर। और मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर इत्तफाक करना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि ये कौम मुतहम्मिल नहीं हो सकती, क्योंकि जिस कदर महंगाई है। बात यह है अगर पेट्रोल महंगा कर दिया तो सिंध में सिंध हुकूमत क्या करेगी? देखिए जी, ये बात करते हैं गाड़ियों की, ये बात देखिए गरीब मैं आखिरी कमेंट्स ले रहा हूं कि सिंध हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत हम नहीं मानेंगे, हम मजम्मत करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम रजिस्ट करेंगे, हम इस महंगाई को नहीं मानेंगे, क्योंकि इसलिए कि खान साहब अपनी इन बातों से और इन कामों से खुद चोर साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो खुद कल चोर कहते थे, आज वो खुद चोर साबित हो रहे हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्या होना चाहिए? खान साहब ने कह तो दिया पेट्रोल महंगा होगा, दीगर चीजें भी महंगी हो सकती हैं, फिर तो गैस भी महंगी होगी, दूध भी महंगा होगा, अंडे भी महंगे होंगे, जिस तरह अभी सब चीजें गिनवाई आपने। तो तैयार हैं आप? फिर भी इत्तेहाद में रहने के लिए तैयार है? कि चाहे हुकूमत सूबाई हो चाहे वफाकी हो, आवाम को रिलीफ देने की बात करनी चाहिए, जिसकी जो जिम्मेदारी का तयन
कानून करता है उस हदूद के अंदर वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, चाहे सूबाई हुकूमतें हों प्राइस कंट्रोल के हवाले से, वफाकी हुकूमत हो, तो इन तमाम हुकूमतों को जो है अवाम को रिलीफ देने का कोई प्रोग्राम लाना चाहिए। ये सियासत छोड़नी चाहिए इन लोगों को। सूबाई हुकूमत देखो तो वो अपनी सियासत चला रही है, वफाकी हुकूमत देखो तो वो अपनी सियासत में घुसी हुई है। बात ये है कि अवाम को अच्छा इत्तेहादी किरदार अदा कर रही है। नहीं, एमक्यूएम के इत्तेहादी होने की बहुत सी वजूहत हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तफसील से बताया था मैं आपको कि एमक्यूएम एक आध बता दें ताकि हम उसको सम अप कर देंगे। फिर देखें, ये आज जो जमहूरियत कायम है 2018 के बाद, इसमें कलीदी किरदार एमक्यूएम का है। अगर एमक्यूएम वफाकी हुकूमत ना बनाती, सब क्रेडिट एमक्यूएम देखें नहीं एमक्यूएम का है नहीं है, अगर एमक्यूएम वोट नहीं देती बिल्कुल एमक्यूएम के पास क्रेडिट है, इसके बगैर पीटीआई गिर जाएगी, बिल्कुल गिर जाती, उस वक्त बिल्कुल गिर जाती, हुकूमत बन ही नहीं सकती थी। तो फिर पुराना पाकिस्तान दोबारा से आ जाएगा। फिर किसी कुछ चीज़ें रियासत की ज़रूरत होती हैं, चाहे वो मुल्क की सलामती इस्तेकाम के लिए, जमहूरियत के लिए। पर पीटीआई के लिए एमक्यूएम की कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती है, जिस तरह से वो आपकी बात की खातिर ही नहीं रखते कोई। नहीं, एमक्यूएम की ज़रूरत तो खैर आपके बातों से नहीं, एमक्यूएम की ज़रूरत तो हर दौर में रही है। अच्छा। और ये एक तारीख रही है पीपल्स पार्टी आज आप मेरी बात सुन, आज तारीख रही है जब एमक्यूएम किसी इताद से अलग हुई है वो हुकूमत नहीं रही है। तो एमक्यूएम वजारतें लेके आ सकती है हुकूमत नहीं, हुकूमत कभी नहीं रही है, कभी भी वो हुकूमतें नहीं रही है जब आप 1988 से लेकर अब 2000। तो अगर ये महंगाई होती तो आप अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं अगर ये महंगाई बढ़ती है इसी तरह। बहरहाल हम लोग जो है कोई महंगाई के अलावा भी कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जिन पर हम लोग सोच रहे हैं। मुख्तलिफ अवामिल हैं कि इनसे हम लोग सोच रहे हैं, हो सकता है। ठीक है आयशा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आखिरी में कमेंट्स क्या कहेंगे, क्या हम समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में खान साहब प्रॉपर पॉलिसी देते हुए दिखाई देंगे इस मुल्क के लिए, और कुछ कमी होगी महंगाई के अंदर, उम्मीद रखें? क्योंकि आज तो पेट्रोल महंगा करने की जिस तरह नवीद सुनाई है, आवाम की उम्मीद तो टूट गई है। बेहतर डायरेक्शन में जा रही है जी। और आप दो खानदानों की बात कर रहे थे, तो कम से कम खान साहब के ना बाहर सिरे महल है और ना पे जाती उम्रा पे। वो दो खानदान कौन से थे? नवाज शरीफ और जरदारी। ठीक है, ठीक है, इसको नहीं पता। और आए लाहौर, आप देखें जी, जाती उम्रा देखिए आप आके। आपका वो दुनिया का सबसे लंबा तरीन जो है फुटपाथ उनके घर के आगे बना हुआ है। और जाती उम्रा जो है आके आप विजिट करें जरूर, अगर आप कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसी चीजें पूरे लाहौर में और तो किसी के इस तरह की जगह नहीं है। मैं आयशा साहब, मैं जाती उम्रा के हवाले से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ही पूछ रहा हूँ खान साहब आने वाले वक्त में कोई बेहतर पॉलिसी दे देंगे, क्योंकि आवाम की उम्मीद तो आज टूटी है। अभी भी उनकी पॉलिसीज बेहतर है, उनकी पॉलिसीज बेहतर है। और इस तकरीर में भी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, उन्हें गरीब का भी एहसास है और मुल्क को तरक्की की तरफ। आप देखें, इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने प्लांटेशन की तरफ तवज्जो दी थी? लाहौर में स्मॉग जो है कंट्रोल से बाहर है, लाहौर कभी इस तरफ किसी ने तवज्जो दी थी? ठीक है, अगला हुकूमत का लाहेअमल क्या नजर आ रहा है? अगला हुकूमत का लाहेअमल क्या है, क्या सोच रही है, क्या प्लान है आगे के उसके? हुकूमत के जो है दूरअंदेश किस्म के प्लान है जो आने वाले वक्त में आने वाले। ठीक है, दूरअंदेश प्लान है। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिर में बस 30 सेकंड्स के कमेंट्स हैं, क्या कहेंगे? क्या वाकई लग रहा है आपको कि हुकूमत चला पाएगी आगे कुछ? देखिए जी, पहली बात तो ये मगरमच्छ के आंसू हैं। 30 सेकंड है मेरे पास बस। हाँ, शिकार निकल रहा होता है मगरमच्छ तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। अच्छा। कि गोया रो रहा है कि जी मैं जो शिकार निकल रहा हूँ, मुझे इस पे बड़ा तरस आ रहा है। ठीक है। तो इन्हें बड़ा ख्याल है आवाम का। लेकिन आज भी पेट्रोल बम हमारे दौर में 65 रुपए था तो कहते थे 45 रुपए करो। आज कहते हैं कि हम और बढ़ाएंगे, और उस वक्त $110 तक बैरल पहुंच गया था। आज $80 है। ठीक है। बाकी इन्होंने जितनी तबाही मचाई है, यानी इमरान खान साहब, ना उन्हें मईशत का पता है, ना उन्हें गवर्नेंस का पता है। अच्छा सिद्दीक साहब, मैं ये पूछ लूं, 8 महीने रह गए अगले बजट आने में, आपको लग रहा है कि उस अगले बजट से कुछ पहले बेहतरी हो सकती है? मैं कहता हूं जनाब, जो कुछ ये इन्होंने बो दिया है, इसमें मजीद कांटे निकलेंगे, इसमें से कोई फूल नहीं निकल सकता कौम के लिए। सही है। राणा साहब, मैं बस आपसे आखिरी कमेंट लूंगा कि जिस तरह से हमने सुना, अभी मेरे दिमाग में सवाल आएगा पीडीएम से मुतालिक, कुछ जा सकते हैं आप, राब्ता हो सकता है पीडीएम से दोबारा, उसमें शमूलियत है आपकी? देखिए जी, बात यह है कि हम हर पॉलिटिकल पार्टी से मिलेंगे और इस महंगाई के खिलाफ, इस ज्यादती और बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी मुहिम चला रहे हैं, और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता भी करेंगे। और बिल्कुल पीडीएम तो बनाई हमने थी, लेकिन कुछ इश्यूज थे जिससे हमें इख्तलाफ हुआ,
लेकिन पीडीएम बनाने में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा कलीदी किरदार था। और हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बका के लिए पीपल्स पार्टी नहीं होगी तो फिर पीडीएम भी नहीं होगी। देखिए, पीपुल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बड़ी जदोजहद की और बड़ी कुर्बानी और स्ट्रगल है। ठीक है, तो हम मतलब इंशाल्लाह इन शॉर्ट वापस आ सकते हैं, आवाम आप को ये कहना तना चाह नहीं रहे हैं। छोड़ेंगे, हम आवाम के लिए वापस आ जदोजहद सकते हैं करेंगे। पीडीएम में फिर? नहीं, पीडीएम बिल्कुल उसूल होते हैं, उसूलों की सियासत की जाती है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उसूलों की सियासत करती आपने है। अभी भी जवाब नहीं दिया, पीडीएम में वापस आ सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि उसूलों की सियासत होती है और चलिए, आप ठीक है, बहुत पीपुल्स पार्टी शुक्रिया। अपने उसूलों से पीछे। बहुत शुक्रिया फयाज कायम खानी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। राना गुलजार साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आयशा इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सिद्दीक उल फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने चारों मेहमानों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और यकीनी तौर पे खान साहब का जो आज बयान, जो तकरीर, वो किसी हद तक देख सकते हैं मोटिवेटिव हो सकती है, लेकिन शायद आज अवाम की उम्मीद किसी हद तक टूटती हुई भी दिखाई दी, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल महंगा करने की उन्होंने नवीद दी, लग नहीं रहा था कि वो एज अ पीएम कोई तकरीर कर रहे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।